हेलो एवरीवन, बीपीएससी 66 की तैयारियों के क्रम में हम लोग फिर से देखेंगे क्वेश्चन पेपर को, यानी क्वेश्चन बैंक को। और उसमें आज क्वेश्चन जो हम लोग सिलेक्ट किए हैं वो सिलेक्ट किए हैं पॉलिटी से। ध्यान से समझ लेना कि क्वेश्चन बैंक से पढ़ते कैसे हैं। अगर आपको बीपीएससी का पीटी देना है और आप चाहते हो कि आपका पीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, तो क्वेश्चन बैंक को पढ़ते कैसे हैं ये हम लोग सिखाते हैं यहाँ पर, कि क्वेश्चन बैंक को पढ़ा कैसे जाता है। जैसे क्वेश्चन हमने लिया 2019 65 बीपीएससी का। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो देखो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका। अब यहाँ पे क्या आ गया कि पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को समझो कि होता क्या है। जैसे इसको समझोगे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आप देखोगे कि उन्हीं पॉइंटों से बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि बीपीएससी का जो पैटर्न है वो पॉलिटी में खास करके वो बहुत हद तक बदला है। अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल, उसके एप्लीकेशन पर। तो ध्यान से समझेंगे। पहले इसकी टॉपिक को देखते हैं हम लोग। जैसे पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था, तो अब आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक से आप तैयारी करना चाहते हो तो अब आपको तैयारी इस तरीके से करना चाहिए। आप क्वेश्चन को देखो, उसके ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन से जो क्लू हैं वो भी आपको जानने चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था को अगर हम लोग समझना चाहें तो सबसे पहला काम है कि समझो पहले कि पंचायती राज व्यवस्था अगर है तो हमारे संविधान में क्या पंचायती राज व्यवस्था का कहीं पर जिक्र है। पहला तो ये खोजेंगे हम लोग कि क्या पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र हमारे संविधान में कहीं पर किया गया है कि नहीं किया गया। तो यस, हमारे संविधान में इसकी चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में। तो क्वेश्चन एक तो आपको यहीं से बन जाएगा कि बताओ ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। और आपको इससे मतलब इस चीज पर भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा था। तो संविधान के अनुच्छेद 40, अब समझो कि अनुच्छेद 40 कहाँ पर है। तो ये आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निदेशक तत्व में। नीति निदेशक तत्व में तो ये आपको पता चल गया अब यहाँ पर कि अनुच्छेद 40 जो है वो आपके नीति निदेशक तत्व के अंदर है और उसमें ग्राम पंचायतों के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया ये भी समझ लो कि राज्य सरकार, जो राज्य की सरकार होती है, वो ग्राम सभा या कहो ग्राम पंचायत के गठन का प्रयास करेगी, ध्यान से समझो। अब यहीं पे एक दो कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुआ। नीति निदेशक तत्व है, ये क्या होता है, यहां से ये भी समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। नीति निदेशक तत्व क्या होता है कि वो स्टेट है, मतलब जो देश है, देश की सरकारें देश को कैसे चलाएंगी उसके कुछ प्रिंसिपल वहां पर दिए गए हैं। ध्यान से समझ लो। यहां पे क्या लिखा हुआ कि प्रयास करेगी, नहीं लिखता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट में कहता है कि ये आपके अधिकार हैं, ये आपको 100% मिलेंगे, आपको वहाँ पे इंश्योर किया जाता है, यहाँ पे इंश्योर नहीं किया जा रहा है। तो ये एक अंतर भी यहाँ पे समझ में आपको आ गया कि नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार जो है वो बंधे हुए हैं, वो आपको मिलने ही मिलने हैं। नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए है कि सरकार अपने देश को किस प्रकार चलाएगी, कौन कौन सी पॉलिसी बनाएगी और पॉलिसी को बनाते समय क्या क्या ध्यान रखेगी, बट ये कहीं से उन पर बंधा हुआ नहीं है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया प्रयास करेगी। तो एक चीज हम ये भी समझ गए यहाँ से, इसी टर्म से, यानी अनुच्छेद 40 में ये लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रयास करेगी। तो प्रयास जब करेगी तो यहाँ से कहानी जो शुरू होती है, कहानी को गौर से सुन लो। कहानी जब सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा और पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी कितनी इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था कि जनवरी 1957 में आज़ादी के बाद एक कमेटी बनी जिसका नाम था बलवंत राय समिति। कमेटी का नाम था बलवंत राय समिति, इसलिए था कि बलवंत राय मेहता उसके चेयरमैन थे। तो बलवंत राय मेहता के समक्ष एक कमेटी बनाई गई उनके अध्यक्षता में कि आप इसको लागू करने के लिए आप अपना रिकमेंडेशन दो, आप अपना सर्वे करो, आप अपनी पूरी तहकीकात करो और आप एक अपना रिपोर्ट दो। तो बलवंत राय मेहता ने अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया नवंबर 1957 को, जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित था, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। और इस व्यवस्था के तहत उन्होंने पहली बार त्रिस्तरीय
व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। त्रिस्तरीय 3 लेयर में ये व्यवस्था होगी, इसका इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, जिसको कहा भी जाता है आपका कि विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण मतलब क्या हुआ कि सत्ता जो है या जो पावर है वो पावर ऊपर से लेके नीचे तक सबके पास हो। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के पास पावर सेंट्रलाइज हो जाए। तो वहां से इसको वर्ड भी दिया गया डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये वर्ड यूज किया गया उनके द्वारा कि बलवंत राय मेहता के द्वारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन नाम का एक वर्ड यूज किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को 3 लेयर में बांट दिया गया। कौन कौन से 3 लेयर थे? तो एक ग्राम पंचायत था, एक इंटरमीडिएट स्टेज था और एक जिला परिषद था। 3 लेयर में बांटा गया। और इसको एनडीसी जो हुआ करती थी पहले, प्लानिंग कमीशन, आप नाम जानते ही हो, प्लानिंग कमीशन के एक सबऑर्डिनेट कंपनी, एक और कमेटी जो कॉरपोरेशन था वो था एनडीसी, जिसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो काउंसिल ने इसे अप्रूव कर दिया और अप्रूव करके इसके सभी अनुशंसाओं को मान लिया गया और अप्रूव करके इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि बताओ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो किसने दिया? ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में 2015 में पूछा गया था कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो उसका आंसर हो गया आपका बलवंत राय मेहता। तो देखो ये क्वेश्चन यहीं से आपका बन गया, कहानी केवल सुनते चल जाओ। तो इसको लागू कर दिया गया। लागू करने के बाद जब भारत सरकार ने इसे लागू किया तो पहला जो स्टेट था आपका वो था आपका राजस्थान। राजस्थान ने इसे 2 अक्टूबर, यानी राजस्थान एक नाम आपको फिर से यहाँ मिला कि राजस्थान क्या था? फर्स्ट स्टेट था जिसने इस पंचायती राज व्यवस्था को अपने स्टेट में लागू किया। और वो पंचायत जो था वो था नगौर। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार नगौर में इस व्यवस्था के तहत चुनाव हुए। तो ये स्टोरी है इसका बैकग्राउंड कि आर्टिकल कहाँ से आया और कौन सी कमेटी बनी, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, कहाँ पे पहली बार लागू किया गया। इसके बाद एक कमेटी बनी 1977 में। क्यों कमेटी बनी दूसरी बार? ध्यान से समझो इसके पीछे का बैकग्राउंड को। 1977 में हुआ क्या था भाई? जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सत्ता का परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस को हटाकर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उन्होंने अशोक मेहता के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया इसी को लागू करने के लिए फिर से, कि नहीं हमको बलवंत राय मेहता का जो सिफारिश है वो सही नहीं लग रहा है। तो उन्होंने अशोक मेहता के चेयरमैनशिप में अपना एक कमेटी बनाया जो पंचायती राज व्यवस्था को फिर से रिव्यू करने वाली थी। बलवंत राय की जगह पर अशोक राय मेहता ने इसे 2 स्तरीय बनाया, इसे 2 स्तरीय का बनाया और इसको अनुशंसा किया गया। बट सरकार ही नहीं रही उसके बाद, तो इस पर कुछ और नहीं हो पाया। इसके बाद एक कमेटी और बनी जो जीवीके राव की अध्यक्षता में बनी थी। और भी कमेटियां बनी जो उतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से नहीं। जब हम लोग पूरी क्लास को देखेंगे तो हम लोग एक कमेटी के रिकमेंडेशन को जरूर देखते हैं, लेकिन अभी हमें चूंकि क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है तो हम जान लेंगे कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर 2 रहेंगे, एक बलवंत राय मेहता, एक अशोक मेहता। अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता में अंतर कहाँ पर रहेगा? बलवंत राय मेहता ने 3 टायर बनाया, बताया था, रिकमेंडेशन किया था, और अशोक मेहता ने 2 टायर बनाया था। तो इस तरीके से ये हुआ। बट ये तो हुआ था कमेटी और कमेटी की अनुशंसा। लेकिन जब फाइनली 1992 में ग्रैंड चेंज आता है, ग्रैंड चेंज क्या आता है कि नहीं चलो ये तो नीति निर्देशक तत्व के लिए हम लोग कमेटी बना रहे हैं, उसके अनुशंसा को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पूरे देश में लागू नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो फाइनली इसमें चेंज लाया गया। चेंज क्या लाया गया? तो ये कमेटियों के बाद फाइनली जो सबसे बड़ा चेंज आया ग्राम पंचायती व्यवस्था में वो आया 1992 में। 1992 में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। सेवेंटी-थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक एक्ट ही बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया वो आया
पंचायती राज व्यवस्था को लेके, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों ऐसा हुआ, ध्यान से समझो। नीति निर्देशक तत्व जो है वो केवल आपको एक तरीके से सलाह दिया जा रहा है कि आपको ऐसे करना चाहिए, बट आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको बदलने के लिए कि नहीं अब हमको इसको 100% लागू करना है पूरे देश में, तो 1992 में 73rd अमेंडमेंट होता है जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए आता है, और इसको भाग 9 में जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को, जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243O तक जो धाराएं हैं, जो भी अनुच्छेद हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए मैंडेटरी कर दी गई कि आपको पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो गया, तो एक्ट जब बन गया, पहले तो ये नीति निर्देशक तत्व में एक आपको एक पॉलिसी बनाने के लिए एक क्राइटेरिया था कि आपको इसको ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसी को बनाना है, बट अब ये चेंजेज आया। अब आपको पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक आपको आर्टिकल दे दिए गए जो मैंडेटरी आपको करता है। इसके साथ और क्या चेंज आया, अनुसूची, आप जान रहे हो कि आपके संविधान में अनुसूचियां हैं, तो उसमें 11th अनुसूची जोड़ा गया जो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को लेकर संबंधित रहा। तो ये सारे चेंजेज आपके आ जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। तो पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग सब कुछ समझ गए कि इसमें क्या क्या हुआ, कैसे पैसे हुआ, और 73rd अमेंडमेंट जो है वो इससे रिलेटेड है। क्या क्या चेंज आया, तो आपको ग्राम सभा करवाना पड़ेगा, जो मैंडेटरी किया गया। ग्राम सभा होगा, ये 3 टायर होगा, मतलब क्या हुआ, 3 स्तरीय होगा। जो 3 स्तरीय होगा वो क्या क्या होगा, तो ग्राम पंचायत होगा, पहला जो इसका स्तर बना 3 स्तर, ये भी कभी कभी पूछता है, जो आपके एग्जाम में सब पूछा हुआ है। ग्राम पंचायत होगा, फिर ब्लॉक स्तर पर, और फिर होगा जिला परिषद। 3 स्तर पर आपके ये बने, तो ये कहलाया 3 टायर। तो ग्राम सभा आपको गठन करना है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आया वो आ गया रिजर्वेशन, कि आपको आरक्षण देना पड़ेगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट, जिसमें भी आप याद रखना कि रिजर्वेशन ऑफ सीट में कुछ स्टेट ऐसे हैं जो 50% सीट जो है वो वुमेन को दिए हैं, महिलाओं को दिया गया है, जिसमें बिहार आपका पहला राज्य है। ये भी क्वेश्चन बिहार को लेके कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सा स्टेट है जो 50% आरक्षण देता है पंचायती राज व्यवस्था में। तो याद रखना कि बिहार जो था वो पहला स्टेट था पूरे देश में जो 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए ग्राम पंचायती राज में दिया। तो ये सब क्वेश्चन ही है आपके एग्जामिनेशन के, ये सब सारे क्वेश्चन ही है। अगर किसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से अगर पढ़ना शुरू करोगे, कभी भी क्वेश्चन बैंक को इस तरीके से, तो पता चलेगा कि आपको कोई भी एग्जाम देना हो, आपके क्वेश्चन कभी छूटेंगे ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन से मिलते चले जा रहे हैं। उसके बाद जो आया इसका चुनाव कौन करेगा, तो इसका चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जिस प्रकार से भारत में जो चुनाव होते हैं वो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, बट पंचायतों का चुनाव ECI नहीं करवाती है, वो करवाता है स्टेट इलेक्शन अफसर, इलेक्शन कमीशन। ये हर एक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव को कराने के लिए ही है, और इसे गाइड किया जाता है राज्य के गवर्नर के द्वारा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो CEO होंगे उनका नियुक्ति कौन करेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ के गवर्नर करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बताओ ग्राम पंचायतों का चुनाव होना है, इसका निर्णय कौन लेगा, तो ऑब्वियसली राज्य की सरकार लेगी। राज्य की सरकार के निर्देशों के अनुसार ही स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव को कंडक्ट कराएगा। उसके बाद इसके और एक इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेट फाइनेंस। जब ग्राम पंचायतें बनी, जैसा हमने शुरू में कहा कि विकेंद्रीकरण हुआ, किसका, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था। मतलब क्या, वो लोकतांत्रिक रूप से सत्ता को नीचे तक लाया गया। जब नीचे ग्राम पंचायतों को सत्ता दिया जा रहा है, तो सत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वित्त, फाइनेंस।
जब पैसा ही नहीं होगा तो वो काम क्या करेगी। तो फाइनेंशियल पावर दिया गया ग्राम पंचायती राज को, मतलब क्या क्या दिया गया कि वो चाहे तो टैक्स वसूल सकती है, लेवी वसूल सकती है, इस तरीके से वो उसे फाइनेंशियल पावर दिया गया और उसे ग्रांट इन एड दिया जाता है, ग्रांट इन एड दिया जाता है जो राज्य सरकारें उन्हें देती है। तो राज्य सरकार उन्हें ग्रांट इन एड या लेवी या टैक्स के मामले में उस टैक्स के आधार पर उन्हें पैसे को अर्न करने का मौका मिलता है, जिससे वो पैसे को लाएं और उसे अपने पंचायतों में खर्च करें। तो पैसा रहेगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए बना स्टेट फाइनेंस कमीशन। ध्यान से देखते जाओ, एक एक चीज यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन। स्टेट फाइनेंस, जिस प्रकार से फाइनेंस कमीशन होता है सेंट्रल में, जो आर्टिकल 280 है आपका, हम लोग पढ़ चुके थे इसको, पहले भी देखे थे कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, जो बताता है कि आप जितना टैक्स कलेक्ट किए, जो केंद्र सरकार जितनी टैक्स कलेक्ट की, उसका बंटवारा वो करता है राज्यों और केंद्र में। वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करने का अधिकार मिला राज्यों को, जो अपने द्वारा पैसा जो स्टेट ने कमाया टैक्सों के आधार पर, उन पैसों का बंटवारा अब स्टेट करेगी, स्टेट और ग्राम पंचायतों के बीच में, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था और स्टेट के बीच में अब बंटवारा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से भी बनता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होगा, वही होगा जो काम होता था फाइनेंस कमीशन का। अंतर कहां पर रहेगा, वहां पर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो होती थी वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में पैसों का बंटवारा करती थी। स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य और पंचायती राज व्यवस्था के बीच में पैसों का बंटवारा करेगी। तो ये आपके हो गए पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ टर्म एंड टॉपिक जो आपको जानने चाहिए। अगर इतना आप जान जाते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होंगे जो आपको मिलेंगे और उसके सवाल को आप सॉल्व करने में अपने आप को आसान महसूस करोगे। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्राम पंचायत, इतना पूरा जो हम लोग पढ़े उसमें यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन ही पूछा गया था निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम पंचायत। वैसे ही ये क्वेश्चन जो था वो 2016 में पूछा गया था बीपीएससी में ही कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति, ध्यान दो, जो यहाँ पे हम लोग बताए थे आपको इंटरमीडिएट, ये वाला, ये है आपका पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर बनी थी। तो पंचायत समिति जो है वो क्या है, एक सलाहकार निकाय है, सलाहकार समिति है, समन्वय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, प्रशासनिक प्राधिकारी है, कोई नहीं है, एक से अधिक। देखो हम बोल रहे हैं यही बात हम बार बार कि अब जो पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ट्रेडिशनल नहीं आ रहा है, अब क्वेश्चन आ रहा है कॉन्सेप्ट पर। तो कॉन्सेप्ट पे आ रहा है क्वेश्चन, आपको इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे कि हमने इसको समझाया, हमने बताया स्टेट फाइनेंस यहाँ पर, यानी कि फाइनेंस यहाँ पर वित्त जो है, वित्त की व्यवस्था ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है कि ग्राम पंचायतों को पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन किया गया है। तो इतना क्लियर है कि पंचायती राज व्यवस्था में जब पैसा जा रहा है, तो जब भी किसी के पास पैसा जाएगा तो उसके पास कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी प्रशासनिक अधिकार भी रहेगा, तब तो वो उस पैसे को खर्च भी करेगा और चेक करेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होता पंचायत समिति का, तो ध्यान से समझ लो, 3 स्टेज था, ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति और तीसरा था जिला परिषद। ध्यान से समझना, ये तीनों का अलग अलग रोल है। ग्राम पंचायत जो होगा वो जो होता है वो होता है पंचायत स्तर पर, गांव के स्तर पर, एकदम ग्राम में पंचायत होगा और इसको भी पैसा अलॉट होता है। ध्यान से समझो, तो ये काम करती है डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट का काम करती है। इसका जो काम है ये जो है वो सलाह भी देती है और प्रशासनिक अधिकार भी रखती है, यानी इसके पास 2 काम है। एक तो हो गया कि सलाह देना और दूसरा हो गया प्रशासनिक अधिकार। दूसरा जो पंचायत समिति है ये कंप्लीट रूप से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पंचायतों को गया पैसा, तो पंचायत समिति इस पर ये काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे काम करवाएगी, सो ये प्योर एक प्रशासनिक प्राधिकारी होता है।
जिसका काम क्या है कि ये इससे काम करवा ले। अब आ जाओ जिला परिषद। जिला परिषद क्या है? तो जिला परिषद जो है वो सलाहकार भी है, वो सलाह भी दे रही है, पहला बात। दूसरा, वो समन्वय स्थापित करती है। समन्वय किससे? इन दोनों से, कि ग्राम पंचायत और जो मेरा प्रशासनिक अधिकारी था ये दोनों मिलकर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाती है और साथ ही साथ इसे सुपरवाइज भी करती है। सुपरवाइज भी करती है यानी कि इन दोनों पर नज़र बनाए रखती है कि दोनों सही से काम किए कि नहीं किए। तो यहाँ से आपको ये जानना चाहिए कि पंचायत समिति क्या होगा, वो होगा कंप्लीट रूप से प्रशासनिक अधिकारी। अगर यहाँ पूछता क्वेश्चन कि जिला परिषद क्या होगा, तो जिला परिषद सलाहकार समिति भी है और समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी भी है, यानी ये दोनों इसका आंसर हो जाता। तो ये देखो कि क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से कि हमें उसके पीछे का पूरा नॉलेज हमको उसी समय ले लेना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन से उस टॉपिक के आगे और पीछे सभी चीज़ों को बता दे रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा कि फ़ायदा होगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन था आपका, अगर हम केवल क्वेश्चंस को देखें कि अगर इतना पढ़ने के, अगर इस तरीके से हम लोग पढ़े होते तो हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं क्या वो हमारा सॉल्व होता पूरा। देखते जाओ, क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 2005 में, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि पंचायतों में चुनाव, जो पंचायतों में चुनाव होता है, पंचायतों में चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? पंचायतों में चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? ऑप्शन थे आपके केंद्र सरकार, बी जो था वो था राज्य सरकार, और सी था जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डी था चुनाव आयोग। तो देखो हमने पढ़ा अभी पंचायती राज व्यवस्था को, अब क्या होगा बताओ, इसका आंसर हमको क्लियर है कि नहीं? हमने शुरू में समझा कि पंचायतों में चुनाव कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। और निर्णय किसका होता है? ऑब्वियसली राज्य सरकार की होगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। वैसे ही आपको क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था जो है, ध्यान से समझो, खाली क्वेश्चन देखते जाओ, आपका सारा तैयारी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में है? जानते हो आप, 3 तरह की सूचियां हैं हमारे पास। 7th शेड्यूल जो 7वां अनुसूची है, वो शक्तियों का यानी विषयों का बंटवारा किया गया, जिसमें एक होता है आपका केंद्र सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। केंद्र की सूचियों के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो केंद्र के सब्जेक्ट, उस पर जो नियम बनेगा वो केवल केंद्र बना सकता है, राज्य वाले पर केवल राज्य बनाता है, और समवर्ती पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली पंचायती राज व्यवस्था लागू कौन करा रहा है? राज्य करा रहा है। ये कौन सी सूची में होगा? वो होगा हमारा राज्य सूची में। फिर पूछा गया था आपसे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में कि बताओ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तभी हमको शुरू से आपको बताया कि ये आपका अनुच्छेद 40 है, जो आपके नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। वैसे ही क्वेश्चन आपके और जो पूछे गए थे, वो पूछे गए थे बीपीएससी 2015 में, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? हमने शुरू में बताया आपको, बलवंत राय मेहता की कमेटी बनी थी, तो विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने किया? बलवंत राय मेहता ने किया। वैसे ही पूछा गया 2011 में, अशोक मेहता की समिति ने कौन सी सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय सरकार की, पंचायत की द्विस्तरीय सरकार की, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार की, या बहुस्तरीय सरकार? तो ऑब्वियसली हम जान रहे थे बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता में यही अंतर था। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय बताया था और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय। आपका आंसर हो जाता पंचायती राज की द्विस्तरीय। तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक बार बीपीएससी में आपको ये भी पूछा गया 2011 में कि बताओ कि कौन कौन से राज्य हैं जो महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण, 50% का आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में दिए हैं। तो
क्वेश्चन बैंक इस तरीके से पढ़ो कि उसके साथ जुड़े हुए सभी टॉपिकों को आप जान लो, और इससे क्या होगा कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा एग्जामिनेशन में वो आपका बढ़ जाएगा। आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का आंसर दोगे और सही ही दोगे। इसीलिए क्वेश्चन बैंक को इसी तरीके से पढ़ने में आपको फायदा, चूंकि समय बहुत कम है, तो अगर इस तरीके से भी आप हमारे क्लासेस को देखते हो तो आपको फायदा होगा। तो इसी साथ आप जान ही रहे हो कि आपका इसमें हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बैंक चल रहा है, आपका इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, इन्वायरमेंट भी है। तो बहुत सारे सभी विषयों को अलग अलग बांटकर हम लोग क्वेश्चंस को ला रहे हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर या किसी क्वेश्चंस पर डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में डालो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि आपको ये इसमें और अधिक से अधिक क्या चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार ही क्लासेज को अपलोड करें, क्योंकि अब समय पूरी थ्योरी पढ़ने का नहीं रहा। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सभी वीडियो के लिंक और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसा लगा। होप अच्छा लगा होगा तो लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू।